देश के सामने पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण ने, जो बड़ी बातें कही हैं उसके लिए अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कोरोना की इस तीसरी वेव में सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐलान हुए हैं ये बताने के लिए हमने देश का मेला आपके लिए सजाया हुआ है। जन मन धन 2022 में आपके लिए कितना कारगर साबित होगा ये बजट, अब इसका पूरा विश्लेषण सारे खास मेहमानों के साथ सुनने समझने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, चाहे वो यहाँ पर बैठे बिजनेस के तमाम विशेषज्ञ हो, आपको बहुत आसान भाषा में अब इस बजट के बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि इस बजट में वो 5 से 10 बड़ी अहम बातें आपके लिए आने वाले साल में क्या रहने वाली है। ये निर्मला सीतारमण का अब तक का सबसे छोटा भाषण था। 90 मिनट में निर्मला सीतारमण ने अपनी सारी बातें देश की जनता के सामने रख दी। आप मत भूलिए कि बस अब कुछ ही दिनों में, लगभग 9 दिनों में 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल भी फूंक जाएगा, वहां शुरुआत हो जाएगी। तो क्या इन 5 राज्यों में चुनावों का ख्याल रखा गया है इस बजट में, ये भी आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे, क्योंकि अब डिटेल तरीके से आप ये जानने वाले हैं कि निर्मला सीतारमण ने देश को क्या कुछ दिया है सौगात में। लेकिन एक बड़ी बात आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स में, उसके स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई होने वाली है उस पर अच्छा खासा टैक्स लगा दिया गया है। और ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट बातों के लिए आप सीधा रुख करते हैं मेरी सहयोगी शोभना का, और बता दूं अखिलेश आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शोभना, क्या है वो बड़ी बातें, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, जिसका इंतजार था रूबिका, बजट पेश कर दिया गया है और निर्मला सीतारमण का ये सबसे छोटा बजट भाषण है। लेकिन समय जाया नहीं करेंगे और 10 क्या बड़ी बातें हैं वो फटाफट बता देते हैं। मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर नहीं है, टैक्स स्लैब में किसी तरीके की कोई छूट नहीं दी गई है, यानी इनकम टैक्स बिल्कुल वैसे के वैसा ही रहेगा। उम्मीद थी लोगों को कि शायद कोरोना की मार के चलते हुए टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार की मजबूरी की बात एक्सपर्ट्स पहले ही कर रहे थे। आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, ये एक बड़ी घोषणा है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा। ये कहा जा रहा था कि क्रिप्टो करेंसी बिल आ सकता है, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगेगा। एमएसपी सीधे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक रिकॉर्ड खरीद की बात भी इस बजट में की गई है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी की, यानी टेलीकॉम सेक्टर के लिए खबर यह दी गई है कि 5G सेक्टर को लॉन्च किया जाएगा। और चलिए फौरन मैं रुक करूंगी रूबिका का। तो रूबिका, कुछ ड्रीम बजट जिसकी बात निर्मला सीतारमण ने पिछले साल कही थी, ऐसा कोई ड्रीम बजट तो नहीं लगता है, लेकिन चलिए एक्सपर्ट से आगे जरूर बात होगी। क्या ये लोक लुभावन बजट था, क्या ये मन भावन बजट था, इसी के बारे में आप डिटेल में फिर कह रही हूँ चर्चा की जरूरत आन पड़ी है। सारे खास मेहमान यहाँ, ये देश का हाट इस वक्त जो एबीपी न्यूज ने खास देश के दर्शकों के लिए बनाया है, अलग अलग टेबल पर अलग अलग सेक्टर के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो 90 मिनट के इस भाषण से निकल कर आई है वो ये कि एक डिजिटल करेंसी जो है देश की सरकार लॉन्च करने वाली है, और दूसरा ये कि क्रिप्टो करेंसी से जितनी भी कमाई है उस पर 30% जो टैक्स है वो लगने वाला है। और इसी को थोड़ा आप समझने की जरूरत है, इसीलिए अखिलेश आनंद मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। अखिलेश, इसके माने क्या होते हैं? देखिए, मायने बहुत बड़े हैं रूबिका। तो चुनावी बजट है कि नहीं, इस पर तो आगे बात होगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स वाली जो बात है उससे एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या आप इसे अब लीगली मान रहे हैं, क्योंकि टैक्स उसी चीज पर हम लेते हैं जो कानूनी तौर पर वैध हो। मेरे साथ आकाश जिंदल साहब यहां पर हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का क्या मतलब? क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स का मतलब है कि एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। मेरा यह अनुमान है कि अब क्रिप्टो करेंसी को एज एन एसेट अप्रूवल मिल जाएगी। एज ए करेंसी तो शायद अप्रूवल ना मिले। अभी तक यह सवाल था, दिसंबर के अंदर बिल आने वाला था, डेली हम वेट कर रहे थे क्या बिल में आएगा क्या नहीं। जब टैक्स लिया जा रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी यह बन जाती है कि क्रिप्टो करेंसी को एज एन एसेट ट्रीट किया जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हिंदुस्तान में बहुत यूथ हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सेकंड हाईएस्ट इन्वेस्टर वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसी के इंडिया में है यंगस्टर्स। 24-25 साल के वो युवा जिन्होंने अपनी पहली कमाई क्रिप्टो करेंसी में लगाई थी, उनके लिए
काफी राहत है। इसमें सरकार को क्या फायदा होने जा रहा है और लोगों को क्या फायदा होगा जो इसमें पैसा लगा चुके हैं? देखिए, लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, लोगों ने बहुत मुनाफा कमाया है। अब सरकार कैसे पीछे रह जाए? सरकार को इनकम टैक्स तो लेना था ना, तो सरकार को एक बहुत मेजर इनकम टैक्स मिल जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में ज्यादातर पुराने इन्वेस्टर मोटे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। सरकार को इस समय पैसा चाहिए वेलफेयर स्कीम्स के लिए, ग्रोथ स्कीम्स के लिए, कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। तो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बढ़िया जरिया है लोगों के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, अभी तक ये था कि मेरा 1 लाख का 5 लाख हुआ है, पता नहीं वो मिट्टी ना हो जाए। अब 4 लाख पे टैक्स तो लेगी सरकार, लेकिन 5 लाख बहुत पॉसिबिलिटी है कि अप्रूवल मिल जाएगा एज एन एसेट क्लास। तो बहुत बड़ा रिलीफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स के लिए। बाजार कैसे देखेगा इसे? बाजार इस ओवरऑल बजट को, क्रिप्टो करेंसी को तो पॉजिटिवली लेगा ही लेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोगों की इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट मजबूत होगी, लोग जो घबराए हुए थे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के लिए ये बजट बहुत ही बढ़िया बजट है। मैं कितना परसेंट मार्क्स दे रहे हैं 100 में? इसे 100 में से 80 नंबर दे रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टेंट बहुत थे। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की झोली में बहुत कम लड्डू पेड़े थे, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसके अंदर बहुत बढ़िया एक्सीलेंट मैनेजमेंट की गई। ठीक है, फिर से उसी सवाल पर, पहले सवाल पर, क्या मान लिया जाए क्रिप्टो करेंसी को अब लीगल मान रहे हैं? सरकार अगर टैक्स ले रही तो इसका क्या मतलब है? कानूनी वैधता? मेरे हिसाब से बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है अब एज एन एसेट क्लास। देखिए, दो चीजें थी, एक तो था कि एज अ करेंसी से माना जाएगा कि नहीं, एज अ करेंसी भी कुछ कंट्रीज ने अप्रूव किया है। मुझे लगता है 99% पॉसिबिलिटी है कि एज एन एसेट क्लास इसे अप्रूव कर दिया जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम एफडी में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, शेयर में लगाते हैं, उस तरीके से इसे ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि जब सरकार टैक्स ले रही है तो जाहिर सी बात है बहुत पॉसिबिलिटी बन जाती है एज एन एसेट क्लास। बिल्कुल, तो एसेट के तौर पर इसे देखा जाएगा आने वाले दिनों में रूबिका, और इस लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है आज इस बजट से। देखिए, सेंसेक्स पर भी सबकी नजर रहती है, बजट से पहले भी और बजट के ऐलान हो जाने के बाद भी। 90 मिनट के इस भाषण के बाद आपको बता दूं, बाजार बम बम दिखाई दे रहा है। 59,000 का हाई लेवल इस वक्त आपको बजट का ऐलान के बाद मैं बता दूं हो गया है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि जब क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही थी और ये कहा कि भाई 30% जो है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपने उसे लीगल मान लिया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इसे चुनावी बजट माना जा रहा है या नहीं। एक्सपर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। सर, कैसा बजट? देखिए, ये चुनावी बजट इस अर्थ में है कि इसमें सभी समाजों का, स्पेशली जो मार्जिनल कम्युनिटी है, उसको इंक्लूड करने की कोशिश की गई है दो तरह से। एक तो 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनने की बात जो है, दूसरा जो मार्जिनल कम्युनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोटा अनाज है, मोटा अनाज का वर्ष जो घोषित किया गया है, उससे भी इंक्लूजन होगा। डिजिटल इनइक्वालिटी जो पैदा की हुई थी कोरोना के कारण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हो रहा है उससे वो कम होगा। तीसरा, यानी एक तरह से सतत और सर्वांगीण विकास। कितने मार्क्स देंगे? जी, मैं मार्क्स तो 60 100 में से 60। राजकिशोर जी, देखिए, चुनावी बजट की नहीं, चुनावी बजट इसलिए नहीं कह सकते, और ये चुनावी बजट इसलिए हो भी नहीं सकता रूबिका, क्योंकि पहली बात तो यह है कि ये मोदी सरकार का अगले साल जो होगा वो 2024 से पहले चुनावी बजट होगा। वो ये एक ही साल बचा था, जो कुछ कर सकते थे इसी में कर सकते थे, तो चुनावी बजट नहीं कहेंगे। हाँ, थोड़ी निराशा जरूर है कि इतना मिडिल क्लास जुड़ा है नया, कारपोरेट टैक्स में आपने छूट दी, अच्छा किया, लेकिन थोड़ी बहुत छूट उनको भी देते जो 2 करोड़ से 6 करोड़ हो गए। नहीं, पर एक कंफ्यूजन है, वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, वो कोऑपरेटिव टैक्स है जो 18 से 15 हुआ। रूबिका, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो डिजिटल करेंसी की घोषणा हुई है, ये एक बहुत बड़ा उछाल हमारी इकोनॉमी में होगा, क्योंकि मनी की गति बढ़ जाएगी। कैपिटलिज्म में मनी की गति का बहुत अर्थ होता है, और ये हमारे विकास की गति को प्रभावित करेगा। तो एक बड़ा स्टेप है। आप कैसे ले रहे हैं सर इस बजट को? मुझे साफ लग रहा था कि ये 2022-23 का जो बजट है, इसमें बहुत सख्त कदम उठाने की संभावना नहीं थी। थोड़ा इंसेंटिव मिले हैं लोगों को, लेकिन अभी भी वो जो रिटायर्ड आदमी था जिसको इनकम टैक्स की रिबेट मिलनी थी, जिसको सीनियर्स को जो एफडी पर रिबेट मिलनी थी, वो नहीं मिला है। लेकिन फिर भी जो है कुछ काम बहुत अच्छे हुए, जैसे स्टील प्राइसेस को लेकर के शायद कहा गया है कि कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, और उसका स्टील प्राइसेस को अगर कंट्रोल करने की कोशिश होती है तो वो नीचे तक आएगा, रियल एस्टेट पे आएगा, रियल एस्टेट के बाद में रियल एस्टेट के पूरे बिजनेस पर आएगा, और उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक और डिफेंस को लेकर के जो बातचीत कही जा रही थी, डिफेंस में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी जो दिखाया गया है वो ये है कि डिफेंस की R&D पर बढ़ोतरी होगी, और 68% जो है डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो आपका मेक इन इंडिया होगा। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि इससे थोड़ा उद्योगों में इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। जो अभी परेड हुई थी उसमें मेक इन इंडिया जो है वो सेंटर में था, डिफेंस में बढ़ाया
जरूर गया है, लेकिन R&D पे ज्यादा पैसा जा रहा है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या? देखिए, वो अरुण जेटली कहा करते थे कि द डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो जब तक ये डिटेल में पूरा बजट नहीं समझेंगे तब तक बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन 90 मिनट में एक ऐसा पॉइंट जो विजय विद्रोही का दिल छू गया हो? देखिए, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ये सरकार हेडलाइन चुराने में मास्टर रही है, लेकिन इसमें बड़ा कोई हेडलाइन क्या आ रही है? क्रिप्टो करेंसी। तो लोक लुभावना, आम जनता से जुड़ा हुआ, ये सारे क्रिप्टो करेंसी तो है नहीं। चुनाव से जुड़ा हुआ क्रिप्टो करेंसी ने लूट ली हेडलाइन से कह रहे हैं। ठीक है, आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, कैसे देख रहे हैं बजट को? देखिए, आपका जो प्रोग्राम है वो है जन मन धन। ना ये जन के लिए बजट है, ना मन को भावने वाला है, और ना ही धन के आधार पर कोई फायदा किसी को होगा। दो चीजें मुख्य उद्देश्य थे कि महंगाई कैसे कम हो और रोजगार कैसे सृजन हो। दोनों ही फ्रंट पर ये बजट जो है पूरी तरह से फेल है। दूसरी चीज, बार बार कहा जा रहा था बूस्टर डोज, बूस्टर बजट, ये बिल्कुल फुस बजट है। डिजिटल करेंसी आ रही है, आप कह रहे हैं फुस है? देखिए, डिजिटल करेंसी अभी जिस देश के अंदर आईटी मिनिस्टर के और प्रधानमंत्री के ट्विटर हैक हो जाते हों, डिजिटल करेंसी के लिए हम कितना प्रिपेयर्ड हैं यह भी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि क्रिप्टो करेंसी को जो बार बार कह रहे थे उस पर 30% टैक्स लगाकर सरकार ने अपनी जेब भरने का काम जरूर कर लिया। दूसरी चीज, सरकार जेब भरेगी तो जन योजनाओं में जाएगा कि नहीं जाएगा? हम वही तो पूछ रहे हैं। मुझे आज 2010 का अरुण जेटली साहब का वो भाषण याद आ रहा है कि इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो 5 लाख होनी चाहिए। 2010 का भाषण था। आज 7 बजट इनके आ गए हैं, उसके बाद भी आप 2.5 लाख से 251 उसको नहीं कर पाए। अगर सरकार, आप कह रहे हैं जन के पास नहीं, मन के पास नहीं, धन के पास नहीं, लेकिन जन के पास क्या गया है? शोभना, जरा पूछिए, वहां आपके पास अलग अलग सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं, मिडिल क्लास को कितना लुभाया? बिल्कुल, आज क्रिप्टो करेंसी ने जरूर हेडलाइंस को खींच लिया है। हेडलाइंस यही है कि डिजिटल करेंसी आरबीआई के द्वारा लॉन्च की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी पर अब सरकार को फायदा होगा, यानी सरकार का खजाना भरेगा। लेकिन दुख मिडिल क्लास का, और मैं इसीलिए कुमारदीप का सबसे पहले रुख करूंगी। कुमारदीप, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा? फिर बात करेंगे निवेश की। देखिए, जो इस बार मेरे ख्याल से जो किसी ने कहा भी कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो जब आप डिटेल्स को देखोगे आप देखोगे कि इस बार जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उस पे जोर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का असर ये पड़ेगा कि आप जैसे कुछ मशीनें सस्ती होंगी, खेती की मशीनें सस्ती होंगी, उससे जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम चल रहा है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसको बढ़ावा मिलेगा। देश के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जो इस साल हम $400 बिलियन के एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा, वो अगले साल और बढ़ने की उम्मीद है। और सेक्टर्स में आपका निर्यात बढ़ेगा, उसका सीधा असर रोजगारों पर पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा और चमड़ा ये दोनों चीजें अगर इस पे जो निर्यात कर है, मतलब आप कह रहे हैं कि नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन नौकरी पेशा को टैक्स में कोई रिबेट नहीं है। गोपाल केडिया जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को मिडिल क्लास के नजरिए से? देखिए, ये इनकम टैक्स एंगल से अगर मैं इस बजट को बोलूं तो मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला है। बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन किसी भी चीज को टच तक नहीं किया गया मिडिल क्लास में, सिवाय एक सेक्शन के 80 DDB जो मेडिकल प्रीमियम से रिलेटेड है, उसके भी डिटेल्स हम लोग देखेंगे तब पता चलेगा उसमें क्या क्या चेंज हुआ है। इस बजट में क्लेरिफिकेटरी चीजें ज्यादा रही हैं। एक रिटर्न की बात की गई है, न्यू अपडेटेड रिटर्न की बात की गई है कि जिसको प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ गलती रह जाती है, बाद में इनकम डिटेक्ट होती है तो वो रिटर्न फाइल करके बच सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट रूप से देखें तो मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं मिला। बहुत सारी उम्मीद थी। क्रिप्टो करेंसी पर हम लोग सोच रहे थे क्रिप्टो करेंसी को जस्ट लाइक इनकम फ्रॉम रेस हॉर्स में जो होता है टैक्सेशन, उस तरीके से हो, वो किया गया है। अदरवाइज तो इनकम टैक्स एंगल से कुछ कोई बहुत अमेजिंग बजट नहीं है मिडिल क्लास के लिए, खास तौर पे कोई फायदा यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स नहीं देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था कि अब खर्च करने का वक्त है, जेबें खोल दो, लेकिन आज के बजट को देखते हुए क्या लग रहा है, खर्चा जनता कर पाएगी महंगाई की मार? मिडिल क्लास का तो मैं नहीं कह सकता, बट एज अ स्टार्टअप कम्युनिटी एंड यूथ में कहूँ तो बजट काफी अच्छा है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ किया गया है इस बजट में। हर सेक्टर में स्टार्टअप्स को पुश दिया गया है। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स बेनिफिट लाया गया है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, 5G लाया जा रहा है, डिजिटल करेंसी, डिजिटल एजुकेशन। सो एज अ स्टार्टअप इंडस्ट्री अगर मैं देखूं तो ये बजट काफी अच्छा है और स्टार्टअप्स को काफी प्रमोट करेगा। ठीक है, स्टार्टअप्स को काफी प्रमोट करेगा क्योंकि स्टार्टअप्स को टैक्स में रिबेट दी गई है, यानी जो स्टार्टअप्स होंगे उस पर शुरुआती सालों में कोई टैक्स नहीं देना होगा। दिबांग का मैं रुख करूंगी। दिबांग, राजनीतिक बजट, चुनावी बजट, ड्रीम बजट, कैसे देख रहे हैं आप इसको? मेरे ख्याल से
चुनावी बजट की तो कोशिश भी नहीं मुझे इसमें दिखाई देती। और अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां आएंगी। नवंबर के महीने में 60 लाख नौकरियां गई हैं, तो कहां से आएंगी वो नौकरियां? आप ये कह रहे हैं कि हम घर बना के देंगे, हम 80 लाख घर बनाएंगे और उसमें हमने 48,000 करोड़ रुपया लगाया है। आप पहले कह चुके हैं कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात देखें, जहां 14 करोड़ लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 लाख घर अभी बने हैं। तो आप जो वादा करते हैं, जो सपना दिखा रहे हैं, उसको आप पूरा करते हुए नजर आएंगे तो आपको वोट आएंगे। मुझे लगता है इस बजट में तो कोशिश भी नहीं की गई। अगर आप देखें, हम अगर इमीडिएटली सोचें, जो ये 5 बड़े चुनाव आ रहे हैं वहां पर किसानों की बात है, डिटेलिंग पर अभी मैं देखना चाहूंगा किसानों के लिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम ऐसी योजना शुरू करेंगे कि गंगा के किनारे खेती होगी, ये सारी बातें होती हैं, पर ये जमीन पर कितनी उतरती हैं, ये और उनको जमीन पर उतारने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बड़ी बात दिबांग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लाखों करोड़ों की घोषणाओं की बात तो करते हैं बजट के दौरान, लेकिन जमीन पर उन्हें कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं ये बेहद जरूरी हो जाता है। अगर पिछले बजट पर हम नजर डालें तो इसको साहसिक बजट नहीं कहा जा सकता है। सरकार की मजबूरी रही, चाहे जो भी वजह रही, और मिडिल क्लास के लिए खास तौर पे कोई राहत हमें नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश, मिडिल क्लास उदास है, दुखी है, क्योंकि टैक्स में राहत की बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठा हुआ था। हाँ, स्टार्टअप्स के लिए जरूर कहा जा सकता है कि यह उत्साही बजट है। देखिए शोभना, दरअसल लगता ऐसा है कि मिडिल क्लास की नियति यही हो गई है। हर बार बजट से पहले तमाम उम्मीदें होती हैं, आशान्वित वो होता है, लेकिन बजट पेश होने के बाद वही निकलकर सामने आता है, किसी तरह की कोई रियायत दिखती नहीं है। टैक्स पेयर का जो दायरा बढ़ाने की बात थी और टैक्स स्लैब को कम करने की बात, ऐसा कुछ दिखता नहीं। आकाश जी, ऐसा लग रहा है जो टैक्स पेयर है, जो मिडिल क्लास है खासतौर पर, उसे सिर्फ थैंक यू कह दिया गया बजट में। नहीं, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली बहुत से बेनिफिट दिए गए हैं। धीरे धीरे डिटेल जैसे आएंगी लोग इसको और समझेंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत मेजर जो है वो दिए गए हैं। जैसे आप बहुत क्या है, आप बहुत बार बार कह रहे हैं, तो बहुत क्या है बता रहा हूं। डिजिटल करेंसी के लॉन्च की बात की गई है। अब डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है? मनी ट्रांसफर। यहां से यूएस किसी के बच्चे पढ़ते हैं, किसी के बच्चे वहां से पैसा भेज रहे हैं, फास्ट होगा, कम पैसे से होगा, और टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे आ जाएंगे। नहीं, टैक्स में तो कोई राहत नहीं मिली ना सर, इधर उधर से तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन टैक्स में कोई राहत तो मिली नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स की बात की जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स अगर आने वाले सालों में कम किया जाता है, जो इंडिकेशन मिल रही है, उससे क्या होगा? कंपनियों को फायदा होगा और एम्प्लॉयज के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। तो उससे जो है काफी, कंपनियों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो एम्प्लॉय को कैसे मिल जाएगा ज्यादा पैसा? अब एम्प्लॉय की हिम्मत है कि वो कंपनी से कितना पैसा ले पाता है। अब देखिए, कंपनियां तो इस चीज को पूरा चीयर कर रही हैं। अभी देखिए, सेंसेक्स 800 से ऊपर पॉइंट अप है, तो इसका मतलब कॉर्पोरेट इंडिया ने बिल्कुल थम्स अप दिया है, इन्वेस्टर ने इसे थम्स अप दिया है। देखिए है क्या, डेफिसिट यानी सरकारी घाटा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं 8%, 9% ना हो जाए, वो 7% से कम है। तो ये बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट एबिलिटी जो है, मैं कहूंगा, एग्जिबिट की गई है। क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने कहा, अब अप्रूवल के काफी चांसेस लग रहे हैं एज एन एसेट। सर्टेनिटी कोई नहीं, लेकिन चांसेस है। ठीक है रूबिका, मैं आपके पास आता हूं, बस एक कमेंट में लेना चाह रहा हूं। मेरे साथ संजीव त्रेहान है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एक्सपर्ट हैं। इस लिहाज से कुछ बजट में दिखा क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से? बेसिकली मैंने पहले भी इस चीज को कहा था कि आज की तारीख में हमको जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उनको हमको लग्जरी ना लेके आम आदमी की चीजों को लेना चाहिए। जो इस बजट के अंदर जो इन्होंने मोबाइल्स वगैरह को पुश किया है, उससे डेफिनेटली एजुकेशन बेटर होगी, टैबलेट्स वगैरह और बाकी चीजें सस्ते होंगे। 5G आने की वजह से स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एजुकेशन को इन्होंने पुश किया है। डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम है वो भी डेफिनेटली बहुत बेटर होने के चांसेस है। ठीक है रूबिका, तो आप सुन रही हैं कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। मेरे साथ किसान नेता भी, उनके पास में जाऊं उससे पहले कोऑपरेटिव टैक्स को लेकर कुछ विशेष जानकारी आप देना चाह रही थी। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा था कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे घटा दिया गया है। ऐसा नहीं है, कोऑपरेटिव टैक्स जो है, सहकारिता जिसे कहते हैं, उसे घटा दिया गया है। और सबसे ज्यादा ये कोऑपरेटिव जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गुजरात में पाए जाते हैं, और गुजरात में चुनाव भी। और इसीलिए इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब सरकार इस तरीके के ऐलान कर रही है तो क्या वो दूरदर्शिता दिखा रही है। आपके साथ में किसान नेता भी है अखिलेश, लेकिन यहां पर ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर, जब शुरुआत की थी ओम बिरला ने, तो उन्होंने कहा था कि आज मैडम जो है वो डिजिटल बजट पेश करने वाली हैं, डिजिटल तरीके से बजट पेश करने वाली है। और सबसे ज्यादा अगर ऐलान हुआ तो वो उसी फ्रेटर्निटी या उसी फील्ड में हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी, ये जो कोऑपरेटिव टैक्स में बदलाव हुआ 18 से 15%, इसको आप चुनावी मानेंगे कि नहीं, गुजरात को ध्यान में रखते? देखिए, उत्तर प्रदेश के हिसाब से तो ये बिल्कुल चुनावी नहीं कहलाएगा।
कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ नहीं है। गुजरात के लिए हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। हाँ, जो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सस्ती की हैं उसे माना जा सकता है कि थोड़ा सा चुनाव को लेकर ध्यान में रखा है, मगर मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलने से एक निराशा तो आई है। सस्ता क्या क्या किया? सस्ता तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं, कपड़ा है, मोबाइल है। अब इस मोबाइल का 2 साल से जो हम लोगों की सारी शिक्षा प्रणाली आजकल आ गई है, पूरी के पूरी डिजिटलाइज हो गई है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है मुझे लगता है अभी इसमें समय लगेगा। इतना आसान नहीं है कि अभी एक साथ इसे हम लोग शुरू कर लेंगे। हम लोग भी क्लासेस लेते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। लोगों के पास गैजेट्स नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बच्चों के पास गैजेट्स भी हैं, तो आपको लगता है सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि वो अब हर हाथ में जो है कंप्यूटर दे देगी, हर हाथ में लैपटॉप दे देगी, हर हाथ में जो है ऐसा फोन दे देगी जिससे ये ई शिक्षा जो है बड़ी आसान हो जाएगी? प्रथम प्रयास में अभी देख के ऐसा लग रहा है, मगर वो तो उसे खरीदना ही है, हर हाथ में दे नहीं देगी, शायद सस्ता कर देगी। सस्ता कर देगी, खरीदना पड़ेगा, दे नहीं देगी। इकोनॉमिस्ट के नाते आपको ये बजट कैसा लगा? जी, अच्छा बजट है। कोशिश यही की गई है कि एक देश मान करके एक गवर्नेंस दी जाए। वन रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लीवरेज करते हुए, जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए बुनियादी सुविधा जैसे एजुकेशन है, ई विद्या के माध्यम से, मेडिकल सुविधा है, वो दी गई है। कोशिश ये की गई है कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो लॉजिस्टिक सिस्टम्स है, क्योंकि एक बड़ा देश है जिसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट किए जा सकते हैं, जिसका फायदा सभी लोगों को रोजगार और प्रॉफिट के माध्यम से पहुंच सकता है। गति शक्ति स्कीम के माध्यम से या और माध्यम से वो सब पहुंचे। इनडायरेक्ट टैक्स, यामिनी जी, गेमिंग और एनिमेशन जो है उसको भी इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया है। जी देखिए, आजकल वर्चुअल रियलिटीज एक यामिनी जी, रोक रही हूँ। कांग्रेस का पहला रिएक्शन आ चुका है। कांग्रेस का पहला रिएक्शन सुनिए क्या कह रही है। बजट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ हैं शशि थरूर। सर, पहली नजर में तो पार्टी के पहली नजर में, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप क्या देखते हैं, कैसा बजट लगा? बहुत डिसअपॉइंटेड हुई है, बहुत नाराज हूँ। ये तो एक गीला पटाखा जैसे है, कोई आवाज नहीं सुन सके। भाषण सुना 1.5 घंटे, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। मनरेगा का नाम भी नहीं सुना। देश की सुरक्षा भी, चाइनीज जो आक्रमण हुआ है, डिफेंस के बारे में कुछ नहीं बताया। और अगर हमारे देश में आपको पता है कि महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए, साधारण लोग के लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं है। तो क्या चल रहा है इस बजट में, किसी को पता नहीं कि क्यों इतने लंबे भाषण में जनता के लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं दे रहे। एक चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट में नहीं मिला, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको लग रहा था कि अच्छी चीज आएगी? देखिए, हमने सोचा कि सही बात कहूँ तो हमारे देश में बड़ी ज़रूरत है कि महंगाई के बारे में कुछ करें। इस देश में और दूसरी चीज़ें की ज़रूरत है कि अगर आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बोल रहे हैं तो उसके लिए बजट एनहांस कीजिए। मनरेगा में, मतलब महात्मा गांधी जो के नाम पे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके लिए पैसे और दे दीजिए। आपको पता है कि जितने पैसे आपने पिछले साल दिया वो काफ़ी नहीं रहा, तो पैसे और दे दीजिए। कोई मेंशन भी नहीं है देश की सुरक्षा के लिए। जब अभी चीन के आक्रमण चल रहा है, कोई भी पैसे नहीं अनाउंस किए, तो इस हालत में हम क्या बताएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो शशि थरूर, और पहला रिएक्शन आपने देखा विपक्ष के किसी नेता का, उनका कहना है कि डिसअपॉइंटिंग और गीला पटाखा है ये बजट, उससे कोई आवाज नहीं आई है। प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो शशि थरूर को आपने सुना, निराशा भरा हुआ ये बजट उनको नजर आया। रक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। 1.5 घंटे तक भाषण सुना, लेकिन कुछ भी नहीं। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी इस बजट के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। बजट पर मनोज तिवारी की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ हैं। क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि अभी कम समय है, आपने सुना है बजट भाषण, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से अभी इसको हम लोगों को अच्छी तरह से स्टडी करना है, लेकिन कुल मिला के ये बजट यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए और जनजातीय और एससी समाज के लिए और जो मार्जिनल लाइन पे लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा बजट है। और किसानों के लिए एक ऐसी आज बात हुई है कि हम अनाज एमएसपी रेट पे उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था हुई है। मैं समझता हूँ इट इज़ यूनिक बजट। लेकिन अभी हम शशि थरूर से बात कर रहे थे, कांग्रेस के हैं, उनका कहना है कि ये गीला पटाखा, इससे तो कुछ आवाज़ ही नहीं आई इस बजट से। देखिए, अभी तो उनको
सुन के आए हैं, अभी तो उनको इतना याददाश्त तो है नहीं कि सुन के ही सब समझ लेंगे। तो बिना समझे भी अगर बोलने को तैयार हैं, इसका मतलब कि वो पहले से सोच के आए थे कि नहीं, लेकिन वेतनभोगी उम्मीद लगाए हुए थे कि इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, स्लैब में छूट मिलेगा, वो तो कुछ राहत मिली नहीं। स्लैब में तो ऑलरेडी छूट मिल चुकी है। इस देश के लोगों को 5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स ही नहीं है, और इसके आज भी जो सेंट्रल और स्टेट के कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी एक सूचना आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी सांसद निकल रहे हैं लोकसभा से, जो अभी बजट भाषण हुआ है, और उनका कहना है कि वो पढ़ेंगे बजट को, लेकिन प्रथम दृष्टिया आप समझ सकते हैं जो विपक्ष के सांसद हैं वो बजट को बेकार बता रहे हैं, और जो बीजेपी के सांसद हैं, सरकार के सांसद हैं, उनका कहना है कि बजट बहुत अच्छा है और सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए, तो गीला पटाखा कह रहा है, लेकिन बीजेपी के मनोज तिवारी कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार बजट है। कांग्रेस तो मन बना के आई थी कि बुराई करनी है। शशि थरूर बिना समझे ही कुछ कह रहे हैं। जयंत सिन्हा क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। पूर्व वित्त राज्य मंत्री। It's a very extraordinary budget which lays the outline for the coming 2-3 years, identified 5 sectors and lays down a very powerful roadmap for Indian economy truly acquiring 9% plus growth rate. Thereafter, there is inclusion provision for agriculture, for education, manufacturing, communication, and robust tax base. So I compliment the Prime Minister and the Finance Minister. Sir, also people wanted to know what the government was going to do about, say, digital economy, like or digital assets like crypto. That is also been... That is there. Plus, the most important, डिजिटल करेंसी है। तो जयंत सिन्हा को भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। विकास का एक रोड मैप इस बजट में पेश किया गया है। पॉलिटिकल रिएक्शन में फटाफट ले लेती हूँ। आलोक जी, गीला पटाखा आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, लेकिन बीजेपी तो कह रही है ऐतिहासिक बजट विकास के लिए। मुझे नहीं लगता 7 साल से ऐतिहासिक बजट ही है, और वो इतिहास में उलझे हुए हैं, और इतिहास शब्द से उनको कुछ खास विशेष प्रेम भी है। हम पूछना चाहते हैं कि 25 साल का ब्लूप्रिंट रख दिया है, बजट तो एनुअल बजट होता है। दूसरी चीज, 2022 में मोदी साहब 5 साल से चिल्ला रहे थे कि हम सबको घर दे देंगे, इसमें तो घर कहीं नहीं दिख रहा है। किसान की आमदनी तो 1 जनवरी को डबल हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसानों को किसी तरह की कोई राहत नहीं है। एमएसपी को लीगलाइज करने की तरफ एक कदम इन्होंने नहीं बढ़ाया है। क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी पर हम रिकॉर्ड खरीद करेंगे? क्या ये किसानों के खाते में अगर सीधा मनी ट्रांसफर होगा तो इसको आप फायदेमंद नहीं देखते? देखिए, मुझे लगता है मोदी साहब तो घोषणाएं करते आ रहे हैं 15 लाख से आज तक। वास्तव में क्या होगा और क्या हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। विजय जी, किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर होगा। जो कानून बिल से नाराजगी थी किसानों की, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की बात इस बजट में की गई है, फायदेमंद नहीं सरकार के लिए, किसानों के लिए? देखिए, किसानों को खुश करने के लिए सरकार की मजबूरी भी है, और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि धान की खरीद है या गेहूं की खरीद है उसके पिछले सालों के मुताबिक ज्यादा रही है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन किसान जो कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए, वो क्या किसान अब ज्यादा खरीद से खुश हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, या किसानों को इस बात की आश्वस्ति मिल जाएगी कि, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लूं, आश्वस्ति मिल जाएगी कि सुनिश्चित कर दिया गया है एमएसपी को, क्या इस बात से राहत मिल जाएगी? किसानों के ऊपर तो हमने बात की। अर्बन पुअर की बात, ये कहा जा रहा था कि मनरेगा जैसी कोई गारंटीड रोजगार की बात इस बजट में जरूर की जाएगी। नहीं है, जिन क्षेत्रों में हमने आगे तक दूरगामी विचार नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि जो क्रमवार जो एक वित्तीय प्रबंधन होता है, उस बात के लिए वित्त मंत्री का अभिनंदन। सर, विपक्ष का लेकिन ये कहना है कि डिफेंस की बात उसमें नहीं थी, क्रिप्टो करेंसी की जो बात है उसको कहा गया कि ये सब तमाम लॉलीपॉप जैसी चीजें। मुझे लगता है कि कहने के लिए अब कुछ है नहीं विपक्ष के पास। सर, खेल कमेंट। तो प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, और प्रहलाद जोशी का ये कहना है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।